प्रेस कॉन्फ्रेंस। फास्टैग को लेकर आरएलडी ने किया विरोध, बीजेपी डाल रही जनता की जेब पर डाका। लखनऊ में विकास के नाम पर घोटाला, एलडीए में 10 गुना बढ़ाकर दिया टेंडर, घोटाले पर आला साधी चुप्पी। कुशीनगर में स्टार लाइफ हॉस्पिटल में बड़ा घोटाला, फर्जी ऑपरेशन के नाम पर निकाला जा रहा पैसा, सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। फर्रुखाबाद में स्कूल भवन निर्माण में भ्रष्टाचार, हिंदू के रसोई का गिरा लेंटर, बाल बाल बचे रसोईया बच्चे। मुजफ्फरनगर में शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार में 12 लोगों को रौंदा, कार के सैलून में दुल्हन कर रही थी डांस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, जहां शादी समारोह के दौरान हुआ एक बड़ा हादसा। हाईवे पर कार के सनरूफ में दुल्हन कर रही थी डांस और परिजन भी कार के सामने कर रहे थे डांस। तेज रफ्तार कार ने 12 लोगों को रौंदा, हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। नई मंडी थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया। तो मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, शादी समारोह के दौरान हुआ बड़ा हादसा और ये तस्वीरें भी बताने के लिए काफ़ी किस तरीके से आप देख रहे हैं कि दुल्हन डांस कर रही थी और सनरूफ पर, और उसी वक्त ये हादसा हुआ तो सामने कार कर रही थी डांस। तो तेज रफ्तार कार ने 12 लोगों को फिलहाल रौंदा। तो हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हुई। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नई मंडी थाना क्षेत्र का ये मामला है कि रंग में भंग किस तरीके से पड़ा, पल भर में खुशियां किस तरीके से कापुर हो गई। और ये तस्वीरें भी बताने के लिए काफ़ी है कि अच्छा खासा शादी का माहौल था, दुल्हन डांस कर रही थी, लेकिन इसी बीच देखिए किस तरीके से ये हादसा हुआ। विजय मुंडे हमारे साथ जुड़ गए। विजय, क्या कुछ घटनाक्रम रहा, जानना चाहेंगे पूरी खबर आपसे। नई मंडी थाना क्षेत्र का है, जहां पर शादी समारोह के दौरान एक दर्दनाक हादसा, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और 12 घायल हुए हैं। आप जानकारी के लिए बता दूं, पूरा मामला थाना नई मंडी का है। दुल्हन गाड़ी के सनरूफ में डांस कर रही थी और परिजन गाड़ी के आगे डांस कर रहे थे। इसी दौरान एक कार सवार ने बाराती जो नाच रहे थे उनको टक्कर मारी, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। जी, तो फिलहाल अभी जो घायलों की स्थिति के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आपको बता दूं कि जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं उन सभी का उपचार चल रहा है और जिला चिकित्सालय में सभी लोग भर्ती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिस युवक ने कार से टक्कर मारी है वो युवक मौके से फरार हो गया है। कार को पुलिस ने पकड़ लिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो विजय हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि क्या कुछ घटनाक्रम रहा, हादसे में युवक की दर्दनाक मौत भी हुई। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में आज पार्टी कार्यालय पर राष्ट्रीय लोक दल ने फास्ट टैग की अनिवार्यता और जुर्माने को लेकर प्रेस वार्ता कर अपना विरोध दर्ज कराया। राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम मिश्रा ने कहा कि सरकार का यह आदेश संगठित लूट और वैधानिक रंगदारी जैसा है। उन्होंने सरकार से ये सवाल पूछा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कार में फास्ट टैग नहीं लगाया है तो ये किस अपराध के अंतर्गत है। शहर के अंदर भी फास्ट टैग ना लगा होने पर जुर्माना लगाना गलत है। भाजपा सरकार जनता से जबरदस्ती धन उगाही करने में लगी है, जिससे लोगों में गुस्सा है और इस नियम का आरएलडी विरोध करती रहेगी। हम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा फास्टैग की अनिवार्यता की गई है वो कहाँ तक गलत है और कहाँ तक सही है। तो गलत ये समझ में आता है, एक तो कैश लेन जो थी उसको ख़त्म किया जा रहा है और डबल फास्टैग, अगर उस पर टोल टैक्स है तो वो डबल देने की बात है, वो गलत है। क्योंकि हमारा मानना है अगर आपका जो भी निर्धारित शुल्क है, जो भी वहाँ से गुजरेगा वो निर्धारित शुल्क अदा करेगा।
डबल का कोई औचित्य नहीं, आप धीरे धीरे व्यवस्था को बनाते रहिए, लोग करते भी रहेंगे। उससे भी ज़्यादा जो ऑब्जेक्शन है वो इस बात पे है कि शहर के भीतर भी आपने ये बाध्यता कर दी है कि जो कार शहर के अंदर होगी उस पर भी फास्टैग लगा होना अनिवार्य है, और अगर ऐसा नहीं पाया गया तो अभी अभियान चलाया जाएगा और कारों का चालान किया जाएगा, और उनसे पहली बार में चालान में 300 रुपये लिए जाएंगे, दूसरी बार में 500 रुपये लिए जाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति शहर के अंदर है, वो बाहर हाईवे पे नहीं जाता है, उन राजमार्गों का उपयोग नहीं कर रहा है, तो वो फास्टैग क्यों लगवाए? दूसरा, आप कह रहे हैं इंश्योरेंस भी अब रिन्यू तभी होगा जब फास्टैग लग जाएगा। आप किसी भी तरीके से हर आदमी जिसके पास एक 4 पहिया वाहन है उससे आप 200 रुपये की खुलेआम वसूली और लूट करना चाह रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। तो फास्टैग को लेकर आरएलडी ने साफ तौर पर विरोध दर्ज कराया। बीजेपी डाल रही जनता की जेब पर डाका। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण में विकास के नाम पर टेंडर घोटाले का मामला सामने आया। एलडीए चीफ इंदु शेखर पार्क के नाम पर एलडीए को चूना लगा रहे। बताया जा रहा है कि राम मनोहर लोहिया पार्क में नर्सरी टाइल्स पत्थर के नाम पर लाखों का फर्जी टेंडर पास करवा दिया गया। पार्कों में जो टाइल्स पत्थर जो लगने हैं 10 गुना बढ़ाकर टेंडर बनाकर कराए गए। हस्ताक्षर एलडीए चीफ इंदु शेखर अपने निजी कामों को ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए खेल कर रहे हैं। हालांकि लाइव टुडे ने लोहिया पार्क पहुंचकर निरीक्षण किया। जो टेंडर प्रक्रिया की जा रही है वो इतनी सत्य है? क्या पार्क में वाकई टाइल्स और पत्थर व रेलिंग की आवश्यकता है कि नहीं? तो विकास के नाम पर घोटाला सामने आया। जिस तरह लखनऊ विकास प्राधिकरण में टेंडरों के नाम पर प्रक्रिया चल रही है, लगातार घोटाले चल रहे हैं, तो आपको बता दें कि जब ये प्रक्रिया और ये टेंडर चालू हुआ तो कहीं ना कहीं राम मनोहर लोहिया जो पार्क है उसका भी नाम आया कि वहाँ पर पत्थर जो लगे हुए हैं, रेलिंग लगी हुई है, नर्सरी को लेकर इन सब चीज़ों का भी टेंडर पुनः किया जा रहा है। इन मामलों में लेकर लगातार काफ़ी घोटाले नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, इन्हीं सब बातों को लेकर लाइव टुडे की टीम ने आज जाके निरीक्षण किया। तो आपको बता दें, ये वही पत्थर हैं जिन पत्थरों के लिए लगातार फिर से टेंडर डाले जा रहे हैं। आप साफ देख सकते हैं कि इन पत्थरों में से कहीं भी कोई खराबी नहीं है। पूरी पार्क में देखा गया तो पहले से ही सुसज्जित पत्थर लगे हुए हैं, पूरी तरह से प्रक्रिया है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाएं। सामने रेलिंग है बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कहीं से कोई टूटी नहीं है। सारी जो रेलिंग है वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जो पेड़ लगे हैं वो भी पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि उस पर भी रोज़ कार्य हो रहा है। लगातार जो नर्सरी हैं उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अगर यदि कहीं पर छुटपुट अगर कहीं कोई पत्थर टूटा है या कहीं पर कुछ है तो उसमें हल्का फुल्का यहाँ पे मरम्मत तो होने की ज़रूरत माना जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये टेंडर जो पहले से अभी सब प्रक्रियाएं पूरी हैं उसके बावजूद ये कहीं ना कहीं टेंडर पास होते हुए नज़र आ रहा, तो ये कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण का बड़ा मामला है, जिस पर अब लगातार कहीं ना कहीं जो ये घोटाले सामने नज़र आ रहे हैं उन पर किस तरीके से अधिकारी शिकंजा कसते हुए नजर आएंगे, अब ये देखने वाली बात है। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी, लाइव टुडे लखनऊ। जय त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। जय, घोटाले पर आला अधिकारियों ने तो चुप्पी साध रखी है, लेकिन आप जब गए वहां पर आपको किस तरीके की तस्वीर नजर आई? आपने पूरे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करी, मैं जरा आपसे सच जानना चाहूंगा पूरा। ये आलोक जी, आपको बता दें, लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार इस समय वर्तमान में घोटालों पे घोटाला की रिपोर्ट आती हुई नजर आ रही। लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी कुछ समय पूर्व भी ईपी इंदु शेखर के नाम को लेकर चर्चा रही थी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो लगातार घोटालों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, जो इस समय चीफ हैं इंदु शेखर, वो कहीं ना कहीं वीसी अभिषेक प्रकाश और सचिव पवन गंगवार जी से कहीं ना कहीं कार्य कराते हुए साफ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें किस तरीके से जब जमीन पर उतर के देखा गया, कहीं ना कहीं राम मनोहर लोहिया पार्क में जो नर्सरी, पत्थर और टाइल्स, इन सब चीजों के नाम को लेकर टेंडर डाला जा रहा है, टेंडर पास किया जा रहा है। तो आपको बता दें, जब वहां पे पहुंचे तो वहां पर पूरी तरह से पत्थर लगे हुए थे, टाइल्स में कोई खराबी नहीं थी और पेड़ पौधे पूरी व्यवस्थित थे। तो कहीं ना कहीं जो ये टेंडर के नाम से खेल हो रहा है, लाखों का घोटाला हो रहा है। आपको बता दें, ग्रिल चारों तरफ से घिरी हुई है, उसके बावजूद
8.5 लाख रुपए का उसका टेंडर कर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो पत्थर की बात अगर हम करते हैं तो 7.44 लाख का टेंडर उसका किया जा रहा है। तो जब इस तरीके 10 गुना बढ़ाकर टेंडर अगर किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला और बड़ा घोटाला साफ नजर आ। तो इस पर जब बात करने के लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से बात करने की चेष्टा की गई तो आपको साफ बता दें कि वहां पर चीफ इंदु शेखर जी मौजूद नहीं मिले और जब उच्च अधिकारियों से बात की गई तो कहीं ना कहीं वो कतराते हुए नजर आए। तो आपको बताएं जिस तरीके से लोहिया पार्क का ये टेंडर पास किया जा रहा है तो आपको बता दें आलोक की ये टेंडर मात्र केवल जो उनके निजी ठेकेदार हैं उनको केवल लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। इसमें लाखों रुपए का कमीशन होता है, लाखों रुपए की वो होता है, जिसकी वजह से ये टेंडर के नाम से ठेकेदारों को दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं इन लोगों की भी जेब भरती हुई नजर आती। लेकिन इस पर जनता की मार पड़ती, जनता के पैसे से इस तरह का दुरुपयोग ये कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला है। इस पर जांच भी होनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह है अधिकारी इस पर किस तरीके से जांच बिठाएंगे और इसकी किस तरीके से टेंडर की पुनः जब टेंडर की जरूरत नहीं तो टेंडर किया जा रहा है, इस पर क्या कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। जी आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया जय इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो विकास के नाम पर जो घोटाला हुआ था उसकी हकीकत क्या है ये सब कुछ सामने आया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुशीनगर में स्वास्थ्य विभाग में घोटाले का मामला सामने आया, जहां केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत में अधिकारी किस तरह से चूना लगा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला कुशीनगर का है, जहां आयुष्मान कार्ड के जरिए घोटालेबाजों ने फर्जी ऑपरेशन और दवाइयों के नाम पर आयुष्मान कार्ड से पैसे निकालने का काम किया। इस खबर की पड़ताल करने जब खबर फास्ट की टीम निकली तो पता चला कि खड्डा विधानसभा के ग्राम सभा पकड़ी ब्रिजलाल में महिलाओं ने बताया कि गांव के एक व्यक्ति द्वारा हमें बहला फुसलाकर ऑपरेशन के नाम पर पडरौना ले जाया गया और वहां पर आयुष्मान भारत के तहत रजिस्टर्ड अस्पताल में ले जाकर बिना ऑपरेशन कराए ही बेड पर लिटाकर फोटो खींच ली गई। ऐसे एक दो मामले नहीं है बल्कि खड्डा ब्लॉक में कुल 8 मामले सामने आए और अगर जिले की बात करें तो कई और मामले सामने आ सकते हैं। हालांकि फर्जीवाड़े के पीछे 2 अस्पतालों के नाम अभी सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक पडरौना नगर में स्टार लाइफ हॉस्पिटल है और दूसरा फाजिल नगर में स्थित हिंद हॉस्पिटल है। इन घोटालेबाजों की जांच जिलाधिकारी कुशीनगर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंप दी है, लेकिन इस रैकेट से जुड़े लोगों पर अब तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। अब ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस तरह के रैकेट के पीछे कई बड़े लोगों का हाथ तो नहीं। खराब रहे अंदर तो गई तो हमारो सुता के फोटो वोटो घिंचा गई आ हमने के जाने जब ऑपरेशन हुई कहते लोगन को उम्र कम ऑपरेशन नहीं हुई और ज्यादा हमारे सीरियस तबीयत खराब रहे तो नहीं भूल तो ऑफिस को दाने लोगन तब प्राइवेट में करो नहीं पैसा लगा कर। उसमें पहले तो ये कुछ पता नहीं था। सीएमओ ऑफिस जब गया तो उस दिन हमको पता चला कि कोई सुखलाल नाम का है और उसने ये उसमें क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय को एक शिकायती पत्र दिया था कि स्टार लाइफ हॉस्पिटल में इतने सारे मरीजों का जो है सुला करके फ़ोटो खींच लिया गया और इलाज नहीं हुआ और उनका पैसा जो है भुगतान कर लिया गया है। जितने सारे मरीजों का उसने नाम बताया था उसमें एक नाम था राधे श्याम। तो राधे श्याम की जब हम फाइल सर्च किए तो राधे श्याम का हमारे वहाँ बवासीर का ऑपरेशन हुआ है, जिसके पक्ष में हम लोग एक रिटन भी लेते हैं और आयुष्मान भारत के तहत जो भी मरीज भर्ती होता है उसका बाकायदा ऑडिट भी होता है और फिर मरीज से पूछा भी जाता है कि हाँ आपका ऑपरेशन हुआ है, आप ऑपरेशन से संतुष्ट हैं कि नहीं है, उसके बाद भुगतान होता है। तो राधे श्याम ये ऑलरेडी पहले कर चुका है, तब जाके हमारे खाते में उसका भुगतान आया है। तो कहत न जिब्राइल किए दादा चलो हम तक ऑपरेशन करल है तो ऑपरेशन करा दे आ नहीं तो थी दवाई से गोले वाले तो दवाई करा दे। तो बाबूजी मर गई ना तो दवाई हरियर के कपड़ा उड़ा दी आ सब दवाई धो के फोटो खींच के कहत लोग के ऑपरेशन हो गई। आम निकले गए तो भाई सलूटन से दवाई चलवनी जाए तो 8000 रुपया लगे। तो वही जना ही ऑपरेशन भाई नहीं एक कोई खोरा गोली ना दी हमें। जी हमको लेकर गया 16 करब पूरा कैमरा किया हाथ में दबल दे कर कैमरा किया मगर वो कुछ किया नहीं, ऑपरेशन नहीं किया। किस हॉस्पिटल में ऐसा हुआ? स्टार में। कहाँ है ये स्टार? कहाँ है? पटरौना है। तो हमका लिया गई ना ढोको बजाई पर तो गई नहीं जो कहना तार उम्र कम बा तो हमका फिरता कहना तो हमारे नहीं सीरियस हो गई नहीं तो हमारे लोग चंदा लगा के हमका ऑपरेशन कोई ले जा।
तो ओ और का हॉस्पिटल में और का सुता का हमका परेशान दिखाओ ना लोगों ने ऑपरेशन हो गई हमार हो जा कहानी जना ऐसा बात हमारे तीन चक्कर गोइल बन पड़ाओ ना 3 चक्कर का बेरता में आ गया चंदा लगा के ऑपरेशन बोल है साहब के ले गए गांव से है जिब्राइल लिया गया ना पड़ाओ। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए, देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्ता होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। स्वागत है। ब्रेक के बाद फर्रुखाबाद की बात करेंगे, जहां एक स्कूल भवन निर्माण में कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। जहां स्कूल भवन में रसोई निर्माण में जमकर खेल हुआ, जहां एक बंदर के वजन से भरभरा कर गिर गया एक लिंटर। पूरा मामला अमृतपुर थाना क्षेत्र के गांव गुर्जरपुर गहलबार में 10 साल पुरानी रसोई घर पर बना हुआ था, जिसमें प्राध्यापिका रेणु जयंत ने बताया कि विद्यालय पहुंचने पर एक बंदर रसोई पर कूदा। बंदर के रसोई घर पर कूदते ही रसोई गिर गई, जिसमें प्रधानाध्यापिका और रसोईया आंगनवाड़ी के बच्चे बाल बाल बच गए। एक बंदर जो आया ऊपर से पेड़ पे बैठा हुआ था, उसको भगाया तो वो एकदम से रसोई पे कूदा आकर के, और उसके बाद से ये भरभरा के जो गेट लगा हुआ था उसका वो गिर पड़ा। मैं वहीं खड़ी हुई थी, मेरे संग हादसा होते होते बच्चा, इन रसोइयों ने मुझे बचाया, खींच लिया था अपनी तरफ। उसके बाद ये आंगनबाड़ी के बच्चे भी आ चुके थे। फिर अचानक से जो है ये जब गेट गिरा, उसके बाद से ये जो छज्जा था वो अपने आप भड़बड़ा के गिर गया, जिसका वीडियो भी मेरे सहायक अध्यापक ने बना लिया था। वहीं जालौन में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां बदमाशों ने खेत में गए एक किसान पर कुल्हाड़ी और बंदूक से हमला कर दिया और वहां से फरार हो गए। दरअसल पूरा मामला आटा थाना क्षेत्र के उकासा गांव का है, जहां के रहने वाले किसान और उसका पुत्र खेत गए हुए थे। इसी दौरान गांव के ही महाराज सिंह और सुशील दुबे खेत से चना उखाड़ने लगे, जिसका विरोध पिता पुत्र ने किया तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। वहीं दबंगों ने उनके साथ मारपीट की और कुल्हाड़ी से हमला कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हम जब खेत पहुंचे थोड़ी देर के बाद जो लड़का हमारा खाना लेकर हमें देने जा रहा था, जब खाना देने जा रहा था तो इन लोगों ने महाराज सिंह ने पकड़ा, सुशील ने कुल्हाड़ी, बंदूक भी लाए थे साहब। बंदूक सुशील महाराज, एक महाराज सिंह, तो कुल्हाड़ी चल रही, कुल्हाड़ी काट पहना कर फेंक दिया। जब महाराज पहुँची, फोन करूँ तो मैं मोड़ा काट डारूँ, तो फिर साहब हम भग के आए, क्या तुम देखो हमने कितो खारू कितो नहीं खारू, भाग गए अपने घर आराम। आपको सूचना किसने दी है? हमें फ़ोन किया था, घर से फ़ोन गया था हमारे पास। फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं, फिर आपके हम फिर घर आए, फिर 100 नंबर डाल करवाई हमने। साल 2008 के एक मामले में पहली बार अमरोहा की रहने वाली शबनम को मौत की सजा दी जाएगी। निर्भया के दोषियों को फंदे से लटकाने वाले पवन जल्लाद 2 बार
फांसी का भी निरीक्षण कर चुके हैं। ये मामला साल 2008 का है, जब अमरोहा की रहने वाली शबनम नाम की महिला ने अप्रैल महीने में प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 7 परिजनों की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद शबनम ने राष्ट्रपति से दया की गुहार लगाई, लेकिन अब राष्ट्रपति भवन ने भी उसकी दया याचिका को खारिज कर दिया। यही वजह है कि आज़ाद भारत के इतिहास में शबनम पहली महिला होगी जिसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस मामले में मेरठ जेल के जल्लाद पवन से बात की मेरठ संवाददाता लोकेश टंडन ने। भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी की सजा मिलने वाली है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पवन जल्लाद, जो अमरोहा की शबनम को फांसी देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। पवन जी, अमरोहा में एक कांड हुआ था 2018 में 14 अप्रैल को। अब आप उसकी जो आपराधिक पाई गई है उसको आप फांसी की सजा देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरे को मैं तैयार रेडी थी, मेरे पास भी कोई ऑर्डर नहीं है, ना मुख्यालय से ना मेरठ जेल से। अगर ऐसा हुआ था तो मैं जाऊँगा, बिल्कुल रेडी हूँ मैं। अच्छा, मथुरा की जो जेल है वहाँ पे फांसी घर बना हुआ महिला का, वहीं शबनम को फांसी दी जानी है। क्या क्या तैयारी आप करके आए हैं मथुरा में? मतलब 1 साल पहले गया था मैं, उनको जो भी था मैंने ओके कर आया, तो मैं इस तरह से तक खराब है, आपको सही कर लेना, मैं जब भी होगा मैं रेडी हूँ मैं। अच्छा, जो लीवर वहाँ बताया था कि आपने लीवर में भी कुछ कमियाँ हैं उसके? वो लीवर वो तो तेल वेल गिर का सही हो जाएगा सब ये। अच्छा, और क्या क्या उसमें इंतजाम है वहाँ पे जो शबनम को फांसी देने की जो इंतजाम है, और क्या क्या इंतजाम दी? भाई रास्ता भी है, रास्ता भी आ जाएगा वहाँ से, बिहार से आएगा रास्ता। अच्छा, रास्ता आपने मंगा लिया बिहार से? हाँ जी। आप मंगवाएंगे भाई, जेल वाले मंगवाएंगे। अच्छा, निर्भया कांड एक बड़ा चर्चित कांड था, उनके चारों दोषियों को आपने फांसी दी थी। अब पहली बार एक महिला को आप फांसी देने जा रहे हैं, तो कुछ दिल में दर्द होगा, कुछ दिल में दिमाग में कुछ आपके सवाल भी खड़े हो रहे होंगे? नहीं, ऐसा है कि भाई देखो उसमें क्राइम ऐसा क्या है जो इसमें तो फांसी होनी चाहिए। ऐसा भी ये क्राइम को तो भाई महिला को भी तो ऐसा होना चाहिए भाई, ऐसे जो बहन भाइयों को माँ बाप को मारते हैं इस तरह से, तो उनको तो सजा मिलनी चाहिए, उनको तो फांसी होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है जो आपके अधिकारी हैं मेरठ जेल के या जेल मुख्यालय के जो अधिकारी हैं, उनसे कोई बात आपकी हुई? अभी मेरा कोई संपर्क नहीं है उनसे अभी मेरा। तो मथुरा जाएंगे आप? दी जाकर बुलाएंगे, पहले मुख्यालय आएगा, फिर उसके बाद मेरठ जेल, तब मैं ऊपर जाऊँगा मैं। अच्छा, अब याचिका खारिज हो चुकी है राष्ट्रपति से भी, अब ऐसे में क्या लग रहा है जो अंतरिम जो याचिका है या अंतरिम उनके पास जो रास्ता है, वो रास्ता भी अगर उनका बंद हो जाता है तो उनको फांसी मिल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, जैसे वो करना चाहेंगे भी अपने, हम तो उनके सुप्रीम कोर्ट का मुलाजिम है। अच्छा, ये बताएं, जब आप निर्भया के आपने चारों दोषियों को फांसी दी थी, उस समय क्या कुछ अलग था और इस समय क्या कुछ अलग होने वाला है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस सेम तो एक ही होता है भाई, बस ये फिर कितना के महिला है वो पुरुष थे, फांसी तो एक ही है। अच्छा, दोषी भी चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन जो अपराधी है वो अपराधी रहेगा? अपराधी रहेगा बिल्कुल। तो क्या कहेंगे जो महिलाएं इस तरीके की कुकृत्य करते हैं, इस तरीके की जो घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्या उनको अब अक्ल आ जाएगी, उनको अब डर लगने लगेगा शबनम को देखकर? बिल्कुल, क्यों लगा, अपने जो है अपने बहन भाइयों को मारना, अपने माँ बाप को मारना, ये तो बिल्कुल घिनौना अपराध है, बहुत खतरनाक अपराध है। तो बिल्कुल ये मेरठ के पवन जल्लाद हैं और अब ये मथुरा जाएंगे, अगर उनको आदेश मिल जाता है। शबनम की आपको अगर कहानी बताएं तो 2008 की कहानी है। 14 अप्रैल की रात शबनम ने अपने प्रेमी सलीम जो एक लकड़ी की जो फैक्ट्री थी, जो लकड़ी का कारखाना था, वहाँ वो काम क्या करता था, प्रेमी यानी कि सलीम को रात को अपने घर बुलाया, लेकिन उससे पहले शबनम ने अपने पूरे परिवार को चाय में जहर दे दिया और जिसके बाद सलीम वहाँ पहुँचा और कुल्हाड़ी से उसके परिवार को काट डाला। परिवार में 10 साल का एक बच्चा भी था, जिसको देखते हुए अब कोर्ट भी और सरकार भी शबनम को फांसी देने की पूरी तैयारी कर रही है। आपको बता दें, आजाद भारत में महिला को ये पहली फांसी होगी अगर शबनम को फांसी दी जाती है। लेकिन 1998 में भी रामश्री नाम की एक महिला थी जिसको फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसके बच्चे का जन्म होने वाला था, जिसके चलते उसकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। मेरठ से सहयोगी पार्थ के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की टीम ने लखनऊ में पीएफआई के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान और हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस का मानना है कि दोनों आरोपी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे।
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस वार्ता के जरिए दोनों पीएफआई सदस्यों के गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी। एडीजी ने कहा कि एसटीएफ उत्तर प्रदेश की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक, हथियार और कुछ दस्तावेज बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए लोगों का संबंध पीएफआई नामक आतंकी संगठन से। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि इनकी योजना बसंत पंचमी के आसपास कई जगह कार्यक्रमों में धमाका कर कई वरिष्ठ अधिकारियों और आम जनता में आतंक फैलाना था। पिछले लगभग 1 साल से इस संगठन के 123 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। केरल के अंसाद बदरुद्दीन और फिरोज खान पीएफआई के 2 सदस्य हैं जिन्हें यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसके बाद से भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव और वेपन तथा इसके साथ साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंका देने वाले दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। जो गिरफ्तार किए गए हैं उनका संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन से है। का नाम अंसाद बदरुद्दीन जो कि केरला के रहने वाले हैं और दूसरा फिरोज खान ये भी केरला के रहने वाले हैं। इनके साथ से जो बरामदगी हुई है वो 16 अगस्त कुछ विस्फोटक डिवाइस, बैटरी डेटोनेटर और कुछ लाल रंग के तार हैं, एक 32 बोर की पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, 4500 रुपए, 1 पैन कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, 1 आधार कार्ड, 2 पेन ड्राइव, 2 मेट्रो के कार्ड और 12 रेलवे टिकट। कुछ दिनों से एसटीएफ से पॉपुलर फ्रंट के लोग आपराधिक षड्यंत्र के तहत एक आतंकवादी गिरोह बनाकर निकट भविष्य में देश की एकता एवं अखंडता तथा संप्रभुता को चुनौती देने तथा देश की सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने तथा सामाजिक विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से घातक हथियार और विस्फोटक पदार्थ संकलित कर उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों तथा प्रमुख हिंदू संगठन के बड़े पदाधिकारियों पर एक साथ हमला करने की योजना बना रहे हैं। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।